पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार। पिता शांत है सागर सा, माँ गंगा की धार। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों को राह। माता पिता इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। ये कविता है सौरभ कुमार की, और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान है, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक इंटरव्यूअर के रूप में और एक कलाकार हृदय व्यक्ति के रूप में। इनके हिस्से ये गौरव है, इनके हिस्से ये फख्र है कि ये ऐसे बच्चों के माता पिता हैं जो इनको खास पहचान देते हैं। मैं बता दूं कि इनकी पुत्री नैन्सी सहाय हजारीबाग की उपायुक्त हैं। इनके पुत्र श्वेताब एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर हैं। हम इनसे जो बात करेंगे कि बच्चों की सक्सेस की राह गढ़ने में माता पिता की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आज इस कार्यक्रम में। तुम ये बताया जाए सर कि बच्चों को गढ़ने में माता पिता की क्या भूमिका होती है। ये रोशनी जरूर डाली जानी चाहिए कि माता पिता को किस भूमिका में होना चाहिए। इस बात का जवाब मैं एक उदाहरण से दूंगा कि कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, तो मिट्टी के लोंधे पे कुम्हार के हाथों का जैसा सहलाव होता है, मिट्टी का आकार वैसा ही होता है। अगर सहलाव अच्छा हुआ तो मिट्टी से एक खूबसूरत बर्तन बनकर निकलते हैं, और अगर हाथ का सहलाव ठीक नहीं है तो वो मिट्टी का लोधा ही रहेगा। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, तो बचपन से हम लोग किताबों में पढ़ते रहे हैं कि परिवार जो है वो पहली पाठशाला होती है, माँ पहली शिक्षिका। लेकिन इससे आगे बढ़ने पे जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है या स्कूल के अंतिम दौर पे रहता है तो करियर की चिंता सताती है। और आजकल तो करियर स्कूल से शुरू हो जाता कि क्या बनना है। इतना भागम भाग, इतना मारा मारी है नौकरी की और करियर की। इस वक्त बहुत अहम भूमिका होती है एक पिता की खासकर, क्योंकि माता अगर गृहिणी है तो घर के कामों से उनको फुर्सत नहीं होती है। वो एक बच्चे की नींव बना देती हैं, लेकिन उस नींव पे एक अच्छी इमारत खड़ा करना ये पिता का काम होता है। तो ये कहते हैं कि माता पिता के लिए गर्व का विषय वो पल सबसे ज़्यादा गर्व का पल होता है जब उसकी पहचान उसके बच्चों से होती है। तो आपने जब आपके पुत्र ने, आपकी पुत्री ने, पुत्री आईएएस है, पुत्र इंजीनियर है, और जब आपको उनके नाम से पहचाना जाता है, लोग कहते हैं कि श्वेताब के पिता हैं, जब कहते हैं कि नैन्सी सहाय के पिता हैं, इस तरीके से जब आपका परिचय कराया जाता है, क्योंकि आप अपने आप में एक पब्लिक फिगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपका परिचय उस रूप में दिया जाता है तो ये कैसी अनुभूति है? ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी अनुभूति है कि इस भाव के लिए कोई शब्द नहीं है, और शब्द अगर मिल भी जाएं तो शब्द के लिए अक्षर आपको नहीं मिलेंगे। ये बस दिलदा मामला है, महसूस किया जा सकता है, इसको शब्दों में न व्यक्त किया जा सकता है, न बोलकर और न लिखकर। ये तो जरूर लगता हुआ कि हाँ, कि वर्षों की एक साधना पिता के तौर पर थी, वर्षों की एक साधना तपस्या एक माता की, तो वो जो है वो सफल हुई। आपके कर्मों का फल मिलता है, सुफल मिलता है। आपके जब प्रयास सफल होते हैं तो अद्भुत दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और आज की तारीख में अगर बेटी आईएएस है तो ठीक है, मेरे तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो बचपन में साथ पढ़ते थे वो बड़े पदों पर हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं खुद बोलना पसंद करता हूँ कि मैं नैन्सी सहाय का पापा हूँ, पिता हूँ। और उसके बाद जो सम्मान मिलता है वो अलग किस्म का होता है। ये बताया जाए कि आपने जैसा भी बताया कि बचपन से अब बच्चे जो हैं वो करियर तय करने लगे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि लोग करियर के बारे में बचपन से गंभीर हो जाते हैं। तो आप अपने परिवार के संदर्भ में बताएं कि जैसे नैन्सी ने या श्वेताब ने कब से ये तय हुआ कि हाँ, कि हमको इस दिशा में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, और आप लोगों की उत्प्रेरण के तौर पे क्या भूमिका रही है?
ने पूछा था नैन्सी से कि कब से ये प्रयास शुरू हुआ। उसने कहा कि जब मैं छोटी थी और जब पूरी के बीच पे हम लोग बैठे थे और भैया कुछ खा रहा था ठोंगे पे, खा के वो फेंकने लगा, तो उसकी माँ ने वो ठोंगा ले लिया और उस पर किसी महापुरुष के बारे में कोई आर्टिकल छपा था, तो उसको वहीं बताया। तो नैन्सी ने कहा था कि उसकी जो ज्ञान की सतत प्रक्रिया है वो उसी समय से शुरू हुई थी। हाँ, जहाँ तक आईएएस की बात है और सिविल सर्विसेज की बात है, इसके लिए एक खास तैयारी जरूरी होती है और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्य। लक्ष्य के बाद दूसरा पॉइंट आता है आत्मविश्वास, क्योंकि आज क्या हो गया है कि आईएएस आईपीएस और सिविल सर्विसेज को एक हवा बना दिया गया है कि ये बहुत जैसे एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने पत्रकारिता दौर में देखा है, छापा भी है, कि जिन बच्चों की तस्वीरें क्लास 10th में हम लोग जो छापते थे टॉपर की, वो तस्वीरें 12th के रिजल्ट में गायब रहती थी। 12th में जो छपती थी तस्वीरें बच्चों की, टॉपर है ये है, वो आईटी और दूसरे मेडिकल और दूसरे प्रतियोगिताओं में वो तस्वीर गायब रहती थी। तो कभी किसी बच्चे के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं स्कूल में सेकंड क्लास था या कॉलेज में साधारण विद्यार्थी था। नहीं, ज्ञान सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है वो अलग किस्म की होती है। उससे आपका कागजी जो रिकॉर्ड है वो मतलब खास नहीं रखता है। और यहाँ पे पिता का रोल, परिवार का रोल, उसके गुरु का रोल अधिक होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। जैसे सबसे पहली बात है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा पूरा 1 साल लेता है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का जो ये समय होता है ये पूरे 1 साल का होता है। तो सबसे पहला है कि पिता को, माता को, परिवार को देखना चाहिए कि 1 साल बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। ये बहुत बड़ी, अगर 1 साल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो सब बेकार हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि फोकस जो उसका है, ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ आराम से सिनेमा देखना जरूरी है, घूमना भी जरूरी है। ये नहीं कि हवा बना करके पढ़े जा रहे हैं। ज़्यादा पढ़ने वाले आईएएस नहीं करते। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आप सर्वे करके देख लीजिए, आप झारखंड का ही सर्वे कर लीजिए, जितने यहाँ आईएएस आईपीएस हैं आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिए, वो साधारण रहे विद्यार्थी रहे। 1 या 2% होंगे जो शुरू से टॉपर रहे, लेकिन हाँ लगन, लक्ष्य के प्रति एक जुझारूपन, वो सबसे जरूरी है कि जुझारूपन होना चाहिए। लेकिन नैन्सी शाह के संदर्भ में मुझे याद आता है, मैं उस वक्त हिंदुस्तान में था सिटी डेस्क पे, और मुझे जहाँ तक याद है कि 10th में वो रांची टॉपर रही थी और उनकी तस्वीर हमने छापी थी, तो बहुत खुशी हुई थी। और फिर बाद में जब वो आईएएस बनी और उस वक्त भी हमने जब उनका इंटरव्यू किया, तो उनका तो एकेडमिक नहीं, बिल्कुल यहाँ लेकिन एक फ़र्क है। नैन्सी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी कि उसने प्रेप से लेकर वो इंजीनियरिंग में तक गोल्ड मेडलिस्ट रही, हर क्लास में टॉप की। इससे बड़ी उपलब्धि थी उसकी एक प्रतिबद्धता कि वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुई स्कूल में। अच्छा, ये बड़ी बात। प्रेप से लेकर 10th तक लोरेटो में एक दिन भी वो एब्सेंट नहीं रही। ये रिकॉर्ड बहुत कम होता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर साबित नहीं होता है। ठीक थी, लेकिन वो जब इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रही थी और अचानक एक दिन रिज़ाइन कर दी क्योंकि होली की छुट्टी उसको नहीं मिली 7 दिन के लिए। तो उसने कहा कि भाई ये तो अमेरिकन कंपनी की गुलामी हो गई कि हम अपने घर ना जा सके होली में। हमारे घर की परंपरा है, होली में सबको आना है। उसने मुझसे पूछा और रिजाइन कर दिया। हमने कर फिर उसने कहा कि हमको सिविल सर्विसेज देना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उसने ज़िंदगी भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन सिविल सर्विसेज उसने दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके, जो उसके लिए एकदम नया सब्जेक्ट था। बिल्कुल। इतिहास और जनरल स्टडीज़ जो है वो स्कूल में उन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन
10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंजीनियरिंग, जी यही पढ़ाई की। जी तो जो नए सब्जेक्ट लेके नए विषय लेके उस पर एग्ज़ाम दिया जी वो बिल्कुल नया था, जी वो 1 साल में सारा कवर हो गया। जी तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टॉप करते रहें, जी लेकिन हम तो एग्ज़ाम दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर, हिस्ट्री लेकर और दूसरे सब्जेक्ट लेकर, वो तो 1 साल में ही हो गया। जी तो उसके लिए आपको माथा नहीं फोड़ना है कि हमको 2 साल तक रटे जाना है, पढ़े जाना है। ठीक बात। प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पिता का रोल यहाँ की एनालिटिकल, जी पढ़ना नहीं, लिखना, जी बोलना, जी डिस्कशन करना। जी क्योंकि अब सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। जी अब क्वेश्चंस रटा वाला नहीं आता है। अब आता है कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की जगह जी वल्लभ भाई पटेल हुए रहते जी तो आज भारत की दशा दिशा क्या होती। जी एनालिटिकल सवालों पे जो एनालिटिकल सारा कुछ। बच्चों पे आजकल जो मार्क्स का दबाव होता है, हम ये देखता हूँ, आप एक शिक्षक भी हैं, आपकी पत्नी भी शिक्षक हैं, माता पिता दोनों शिक्षक हैं, और मार्क्स का जो ये दबाव शुरुआत से प्रेप से ही जो ये शुरुआत हो जाती है कि तुम्हें एक्सेल करना है, क्लास में टॉप करना है, या 90% वाली जो दौड़ है, ये किस हद तक बाधक है या किस हद तक सहायक है कि बच्चों में ये भाव भरें कि भैया तुमको 90% लाना है, तुमको ये परसेंटेज स्कोर करना है। ये सरासर माँ बाप की बेवकूफ़ी मैं कहता हूँ। जी सरासर ये बेवकूफ़ी है। ये इससे बच्चे में आत्मग्लानि आती है, उसका आत्मविश्वास टूटता है। जी और इसकी कोई भूमिका नहीं होती है सिविल सर्विसेज में। जी मैं बहुत मित्रों को जानता हूँ, मेरे साथ जो पढ़ते थे, जी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अभी एक यूपी के डीजीपी होकर रिटायर किए, जी यहाँ थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। जी बहुत सारे लोग हैं जो आईपीएस आईएएस हैं, मेरे साथ पढ़ते थे और सब साधारण थे कॉलेज में, सब साधारण थे, जी लेकिन सब ने आईपीएस आईएएस किया। बस एक चीज़ पेरेंट्स को ज़रूरी सबसे है, जो बहुत पुरानी बात है, जी बड़े बुजुर्ग भी कहते आए जी। कि अभाव में ही जी बच्चे की प्रतिभा निखरती है। अभाव। आप देखिए आज की तारीख में, मुझे हंसी आती है, मीडिया वाले या सोशल मीडिया में लिखते हैं कि ऑटो रिक्शा की बेटी ये की, सब्जी बेचने वाला का बेटा आईएएस हुआ, साइकिल दुकान वाला का बेटा का ये हुआ, शिक्षक का बेटा बेरमो से तो पतरातू से। भाई यही तो सच है। न्यूज़ तो तब बनता है जब किसी धन कुबेर का बेटा आईएएस आईपीएस करे, कोई बड़े अधिकारी का बच्चा आईएएस करे, कोई बड़े पैसे वाले का बेटा करे जो सुख सुविधा में पला। नहीं, अब दिखा दीजिए, इक्का दुक्का कोई अपवाद अधिकारी होंगे जिनके बच्चे जो आईएएस आईपीएस हैं, वो खुद आईएएस हैं, उनके पास ज़्यादा अनुभव है एग्ज़ाम का, लेकिन उनके बच्चे नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि साधन संपन्नता भी जो है वो बाधक होती है कहीं ना कहीं बच्चे की तरक्की में, कि बहुत ज़्यादा साधन हो, बहुत ज़्यादा घर में तमाम तरीके की। नहीं, बहुत बाधक है। जहाँ शुरू बच्चा बाबा बन गया और बेबी बन गया जी और क्लब जाने लगा, अब बाबा के लिए अलग गाड़ी है, बेबी के लिए अलग गाड़ी है, बाबा आउटिंग में जाएंगे, बेबी आउटिंग में जाएगी, स्विमिंग जाना है, क्लब जाना है, तो भूल जाइए। फिर आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर आप खेलिए, लेकिन आपको समाज इन एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मतलब मिलेगी। संपन्नता जो है वो डेविएशन लाती है, एकदम बिल्कुल 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 लाती है, डेविएट करती है लोग। बिल्कुल लाती है। आप अगर आपके पास मतलब आप सलाह देंगे कि अगर साधन संपन्न भी हैं तो बच्चों को कम से कम इस बात का एहसास करें कि ये तुम्हारे हक की चीज़ नहीं है, तुम्हें। भाई मैं तो प्रोफेसर था, खाता पीता घर का हूँ, मेरे फादर भी फॉरेस्ट में बड़े अफसर थे, घर में पैसे की कमी नहीं रही, फिर भी मैंने अपने बच्चों को कभी भी क्लब नहीं ले गया, मैंने अपने बच्चों को कभी स्कूटर मोटरसाइकिल कार नहीं दिया। मेरा बेटा साइकिल से जाता था स्कूल, नैन्सी ऑटो पकड़ करके स्कूल जाती थी और आती थी +2 में, जब बस नहीं मिलते थे तो। फैशन से बहुत दूर। तो ये वैसा दौर होता है कि आप जहाँ अगर भटक गए रास्ते से, लक्ष्य से भटकना है आपको, अब लक्ष्य से भटक जाइएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अभाव अगर नहीं भी घर पे है तो पेरेंट को चाहिए, अभाव, कृत्रिम अभाव
पैदा करें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि परिवार के वातावरण का, पति पत्नी के संबंध या परिवार के दूसरों सब दूसरे सदस्यों से जो संबंध हैं, या परिवार का जैसा वातावरण, कलह हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका बच्चों पे कितना असर पड़ता है और कैसा वातावरण होना चाहिए परिवार का, किस तरीके का माहौल सृजित किया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं इस तरीके की का एक्सेल कर सकें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर घर में कलह है भी, अगर कोई परेशानी है भी, तो पूरे परिवार को मिलजुल कर ये प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है उसको इससे दूर रखा जाए। जी और उस दौरान जी खुद पर नियंत्रण करके जी कलह और जो परेशानियां हैं उससे वो रूबरू ना हो। जी और यही कारण है कि आज हर परिवार में है, यही कारण है कि लोग अंतिम क्षण पे दौर पे बच्चों को भेज देते हैं बाहर, या फिर अगर घर में कोई ऊपर कमरा है छत पे जी तो उसको ऊपर भेज देते हैं, जी क्योंकि डेविएशन नहीं तो होगा। जी और मानसिक रूप से अगर वो जी स्वस्थ नहीं रहेगा जी तो फिर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई जी थोड़ी मुश्किल हो मुश्किल जाएगी। है कि बच्चे में कुछ कहते हैं कि एक नैसर्गिक गुण भी होता है। तो मैं ये नैन्सी सहाय के संदर्भ में ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता रहा कि नहीं ये बच्ची कुछ डिफरेंट है। और नैन्सी में सबसे बड़ी बात थी कि वो जो एक बार ठान लेती है, हालांकि सिविल सर्विसेज के बारे में उसने शुरू में नहीं सोचा था, जी लेकिन जब उसको छुट्टी नहीं मिली जी और वो अपने बॉस से उसकी बहस हुई जी कि होली में जाना क्या करना है, जी तब उसने मुझसे फ़ोन करके कहा कि गुलामी के लिए तो नहीं पढ़े हैं जी और हम नौकरी नहीं करेंगे, हम सिविल सर्विसेज देंगे, प्राइवेट कंपनीज में नहीं करेंगे। जी नैन्सी की दूसरी बात थी कि नैन्सी बहुत कमिटेड थी, जी पढ़ना है तो पढ़ना है। जी फिर अगर हम एक बार दार्जिलिंग जा रहे थे, जी। एक दिन उसकी छुट्टी नहीं थी, जी वो दार्जिलिंग नहीं गई अच्छा कि नहीं हम एक दिन स्कूल छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जी और डेविएशन नहीं था, मतलब एनालिटिकल थी अच्छा और बात करती थी, सुनती थी। उससे इंटरव्यू में पूछा गया जी कि उसने लिखा था कि कुकिंग जी हॉबी हॉबी और टूरिंग, जी और तीसरा था लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स। जी तो कुकिंग पे पहला पूछा गया जी कि कुकिंग, वाई कुकिंग इज़ योर हॉबी। जी तो उसने हिंदी में जो जवाब दिया, उसने कहा जो उसकी माँ कहती थी जी कि मेरी माँ कहती है कि भारतीय नारी खाना नहीं प्रेम पकाती है। अच्छा अब ये किसी किताब में ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा, ठीक बात ये उत्तर किताब में नहीं मिलेगा जी कि भारतीय नारी खाना नहीं प्रेम पकाती है, जी। इसलिए मेरा कुकिंग हॉबी है। जी पेट भरने के लिए हम कुकिंग नहीं करते। जी उसी तरह बहुत सारे उत्तर थे जी। जो कि किताबों में नहीं मिलते हैं, जो ओरिजिनल मौलिक होते हैं। जी तो वो मौलिक चीज़ों के प्रति उसकी रुझान थी। जी वो अपनी माँ से बात करती थी, अपनी दादी से बात करती थी, मुझसे बात करती थी, किसी मुद्दे को एनालिटिकली एनालाइज करती थी। वो सबसे ज़रूरी है सिविल सर्विसेज में कि आपकी सोच जो है मौलिक हो, ओरिजिनल। सिविल सर्विसेज के जो सफल एस्पिरेंट्स रहते हैं उनसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ाई की। तो उसमें हालांकि अलग अलग तरीके के जवाब आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि घंटों में पढ़ाई जो है, पढ़ाई को मापना, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई तो बहुत कम करना है आपको। जी अगर 100 नंबर का अगर है, जी। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी यही बताते हैं जो लोग बन चुके हैं, उसमें पढ़ाई केवल 25%। जी 100% में अगर है तो 100%, 25% पढ़ाई, जी 25% बोलना, डिस्कशन, जी ऑब्जर्वेशन। जी कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस अब रहते हैं जो जो ऑब्जर्वेशन से संबंधित होते हैं, जो किताबों में उसको उत्तर नहीं मिलेगा, मैंने जैसे पहले कहा। जी और 25% भाग्य। और सबसे महत्वपूर्ण नैन्सी के लिए ये है, जो मैं सफलता का जी राज समझता हूँ, जी कि आईएएस वही बच्चा बनेगा जी जिस पर प्रभु का हाथ होगा। वाह क्यों? क्योंकि बहुत तेज लोग बहुत लोग हैं, कमी नहीं है, जी लेकिन
प्रभु का आशीर्वाद जिस पर रहेगा वो एक क्वेश्चन आ जाएगा, जी क्योंकि यहाँ पर 1 2 4 नंबर 10 नंबर से आपका रैंक ऊपर से नीचे आ सकता है। ठीक बात। तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी बच्चा दे, जी। जिस धर्म का हो, जी वो थोड़ा पूजा पाठ जी रोज करे, अहंकारी ना हो, जी जो मानवीय गुण है, जी थोड़ा दया, ममता, करुणा। जी क्योंकि अब किताबों में से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं 40 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो गुण हैं वो आपकी आत्मा को परिष्कृत करते हैं, जी और मन, बुद्धि, आत्मा, जी ये तीनों का जब मेल होता है जी तो आपको मनचाहा जी रिजल्ट रिजल्ट मिलता है। मिलता है। मेरा आखिरी सवाल, जो आपने कहा कि 40 साल का आपका अनुभव है पढ़ाने में, कॉलेज के शिक्षक हैं आप, तो छात्रों को जो है उसमें गुरु के तौर पर भी आपकी भूमिका मैं देखना चाहूँगा। और क्या गुरु को भी किस तरीके से मोटिवेटर, लोग कहते हैं कि बगैर गुरु जो है वो ज्ञान ऐसे भी नहीं होता है, ये बहुत सर्वस्वसिद्ध बात है, लेकिन आज के दौर में गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, टीचर की क्या भूमिका है? हर जगह देखिए गाइड गुरु की भूमिका है, और धोनी धोनी है जी तो खिलते धोनी हैं, जी लेकिन उनमें उसकी कोच की भूमिका है। लता मंगेशकर नहीं बनती जी अगर मदन मोहन नहीं रहते म्यूजिक डायरेक्टर। जी मोहम्मद रफ़ी नहीं बनते अगर नौशाद नहीं होते। जी उसी तरह अगर अच्छा गुरु ना मिले तो अच्छा से तेज विद्यार्थी वो आईएएस और कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का काम होता है प्रोत्साहित करना, सही मार्ग दिखाना और उसमें आत्मविश्वास भरना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि करियर की, हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, जी। ज़्यादा आपको मालूम होगा, याद होगा, कि करियर की ऊंची उड़ान, जी पीछे छूटा बूढ़े माँ बाप मिट्टी मकान, ये नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते। करियर के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ये नहीं। और खासकर सिविल सर्विसेज में आप स्वाभाविक रूप से जाइए ना, हवा मत बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको सोशल मीडिया और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जी जो प्रोफेशनल्स हैं, आप देखिएगा कि अच्छे से अच्छे जो लोग करते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं। मेरे जितने दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। नैन्सी ने भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया था अंत तक। अंत में जाकर जनरल स्टडीज के लिए 3 महीने के लिए उसने किया था। तो गुरु की भूमिका बहुत जरूरी होती है। और मैंने नैन्सी को पढ़ाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा विषय था। और जब इंटरव्यू की मैं तैयारी नैन्सी को करवा रहा था तो नैन्सी बीच बीच में बोलती थी कि पापा चाटो मत, ये सब नहीं पूछता है इंटरव्यू में, लेकिन सुनती मेरी बात सब थी। और जब इंटरव्यू दे के निकली, 50-55 मिनट का इंटरव्यू हुआ, बहुत देर तक, तो उसने गुरु के रोल पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं पिता और गुरु एक साथ था। उसने एक ही शब्द कहा कि पापा सिविल सर्विस यूपीएससी में तुम्हारा कोई सेटिंग है क्या? हमने क्या, जो तुम पढ़ाते थे, जो बताते थे, सब वही पूछा। गुरु का होता है विद्यार्थी को मास्टर की पकड़ाना, क्योंकि ताले बहुत सारे हैं और हर ताले की चाबी सबको देना संभव नहीं है। तो गुरु काम क्या करता है कि मास्टर की पकड़ाता है, कि एक चाबी जिससे सारे ताले खुल जाए। तो उसमें है कि संगीत, योग, नैतिकता, ये 3 ऐसे विषय हैं जो कि हर विद्यार्थी अगर 3 विषय को नहीं लेके चलेगा, तो क्योंकि यही 3 विषय हैं जो इस चूल्हे का काम करते हैं, इस पर कुछ भी आप पका सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, भूगोल, सब यही चूल्हा जलाता है, संवेदना जगाता है। तो विद्यार्थी को आत्मविश्वास बढ़ाना। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संगीत, योग और नैतिकता, और आप बहुत अच्छा संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं। उसमें रिसर्च आपका हम लोग लगातार पढ़ते रहे हैं, खासतौर पे मुकेश और उनके जन्मदिन पे आपके आर्टिकल जो है वो उसके बगैर कम से कम रांची में तो अखबार का पन्ना जो है वो नहीं निकलता था। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, और हम यहाँ पे इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, और एक अच्छे गीत के साथ, कि आपके गीत के साथ जो प्रेरित करे लोगों को, माता पिता को प्रेरित करे, ऐसे बच्चों को प्रेरित करे जो ऊंचे लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जो मैंने अंत में कहा था कि मानवीय संवेदना, मैं कहीं जाता हूँ मंच पे तो ये 2 लाइन गुनगुना के बताता हूँ
कि क्या 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, कि आज की जो स्थिति है वो ठीक तभी होगी जब आपकी आंखों में पानी हो जी और आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपकी जवानी की एक कहानी बने जिसे लोग याद रखें। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने महापुरुष हैं सबकी जवानी की एक कहानी है। जी और आंखों में पानी मतलब संवेदना का पानी। बिल्कुल तो 2 लाइन में गुनगुना देता हूँ। जी उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। Thank you. वाह तो मैं समाज के बच्चों को कहता हूँ कि अपनी जवानी की एक कहानी बनाइए जी और आँखों में पानी बना रखिए, जी तो ही समाज ये बहुत स्वर्ग बड़ी बात बनेगा। है। तो आप आए, आपने वक्त दिया, बहुत 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 मुझे भी धन्यवाद बहुत आपका। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हाँ। आपसे बात करके।